व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट को। तो गवर्नमेंट बजट का 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने कवर कर लिया है। एक टॉपिक जो कि बच गया था बजटरी डेफिसिट, वो आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ओवर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देखते हैं कि जो बचा हुआ टॉपिक है बजटरी डेफिसिट वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है बजटरी डेफिसिट। अब बजटरी डेफिसिट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है। तो इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। यानी कि जब गवर्नमेंट का टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इनकम कमाया 100 रुपीज़ का और आपने जो खर्चा किया है वो 150 रुपीज़ कर दिया। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ना वो ग्रेटर देन इनकम है। तो जब आप 100 रुपये कमा रहे हो और 150 रुपये खर्चा कर रहे हो तो इस डिफरेंस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। यानी हमारा स्पेंडिंग जो है वो ग्रेटर देन रेवेन्यू है, जो खर्चा है वो ग्रेटर देन इनकम है, तो उसको हम लोग बजटरी डेफिसिट बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट। तो आज हम लोग कवर करने वाले इन तीनों ही डेफिसिट को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो गवर्नमेंट का जो रेगुलर बेसिस का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हम लोग कल के वीडियो में ही पढ़े। और जो गवर्नमेंट का रेगुलर बेसिस का रिसिप्ट होता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यानी जब गवर्नमेंट का एक फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है उसके रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो रेगुलर बेसिस का रिसिप्ट है वो इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने रेगुलर बेसिस के एक्सपेंडिचर को पूरा कर पाए। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालोगे? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या? इम्प्लीकेशन का मतलब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट होने का क्या मतलब है? रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली ये शो करता है कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है उस खर्चा को भी वो पूरा नहीं कर पा रही है अपने इनकम। यानी गवर्नमेंट इतना भी इनकम नहीं कमा रही है कि वो अपने रेगुलर बेसिस के होने वाले एक्सपेंडिचर को भी पूरा कर सके। तो बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। एप्लीकेशन क्या है? इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के इनएबिलिटी को शो कर, यानी गवर्नमेंट एबल नहीं है किसके लिए? टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर, कि वो अपना रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंडिचर को भी पूरा कर पाए। गवर्नमेंट इतना भी नहीं कमा रही है कि वो अपने रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके। इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिससेविंग। ये शो करता है कि गवर्नमेंट डिससेविंग में जा रही है। डिससेविंग का मतलब क्या होता है? आप देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ आप इनकम कमा रहे हो और खर्चा कर रहे हो 150। तो यहाँ पे जो 50 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया वो कहाँ से किया? जो आपने प्रीवियस सेविंग करी होगी उसी से तो आपने 50 रुपीज़ खर्चा किया। तो जो सेविंग से आपने खर्चा किया वो सेविंग्स हमारा घटते जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिससेविंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिससेविंग की ओर जा रही है। इट इज वार्निंग सिग्नल। ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है टू ईदर रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीजेज द इनकम। यानी गवर्नमेंट को ये एक वार्निंग सिग्नल देता है कि या तो आप अपना खर्चा घटा लो, और अगर आप खर्चा नहीं घटा सकते हो तो आप अपनी इनकम बढ़ा लो, तभी आप रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कर पाओगे। यानी या तो आप खर्चा घटा लो, अगर इनकम कम है खर्चा घटा लो, अगर खर्च नहीं घटा सकते हो तो फिर आप अपनी इनकम ही बढ़ा लो, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट पूरा हो जाएगा। तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट। यानी बेसिकली इसका फाइनल कंक्लूजन यही है कि रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट के इनएबिलिटी को शो करता है कि गवर्नमेंट इतना भी नहीं कमा रही है कि वो अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके। चलो तो अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट। अब हम लोग फिस्कल डेफिसिट के बारे में सीखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या है और प्राइमरी डेफिसिट क्या है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट में भी हमने क्या पढ़ा कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट भी 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो फिस्कल डेफिसिट में हम लोग सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहे हैं?
इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। यानी एक फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि टोटल रिसिप्ट में हमने एक चीज को छोड़ना है, वो है बोरविंग। यानी बोरविंग भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, लेकिन इन बोरविंग को छोड़ करके जब टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होने वाला है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरविंग। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को घटा दो, लेकिन बोरविंग को छोड़कर, बोरविंग को रिसिप्ट में इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या निकल जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट में बेसिकली केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही गवर्नमेंट का ज्यादा हो रहा था रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वहां पे रेवेन्यू डेफिसिट को कवर अप करने के लिए हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट थे। गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट से उस रेवेन्यू रिसिप्ट को कवर अप कर सकती है, लेकिन यहां तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां तो टोटल एक्सपेंडिचर ही ज्यादा हो गया, तो फिर इसको कवर अप कैसे किया जाएगा? तो जब फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का आता है तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं? तो सबसे पहला इंप्लीकेशन होता है डेब्ट ट्रैप। अब देखो डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट इस तरीके से लोन के जाल में फंस जाती है कि वहां से निकलना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं? सबसे पहला सोर्स है हमारे पास बोरविंग। अब बोरविंग क्या? सबसे पहले यहाँ देखो, सपोज कि यहाँ पे हमने बोरो करा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब हम लोग को अपना टोटल एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर, टोटल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए बोरो करना पड़ेगा। तो हमने सपोज कि किसी कंट्री से बोरो करा और वो बोरो करा 500 करोड़ रुपीज का। अब जब हमने 500 करोड़ रुपीज का बोरो करा तो ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट हो गया। इसका पेबैक तो हमको करना ही पड़ेगा, इसका पेबैक तो करना ही करना है, लेकिन ये जो हमने बोरो करा इस पे हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, इस पे हमने ब्याज भी पे करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट यहाँ पे पेबैक होगा तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब जब यहाँ पे फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक अलग ही सिचुएशन हमारे इकोनॉमी में क्रिएट होगा रेवेन्यू डेफिसिट का। यानी कि जैसे जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा हमारे यहाँ फिर से रेवेन्यू डेफिसिट का सिचुएशन क्रिएट होगा। तो एक हमारा फिस्कल डेफिसिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा फिर से रेवेन्यू डेफिसिट होने लगा। अब यहाँ पे इसका मतलब कि एक लोन का पेबैक हमने किया नहीं, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए हमने फिर से लोन ले लिया, यानी इस इंटरेस्ट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने के लिए हमने फिर से लोन ले लिया। तो एक लोन हमने पेबैक करा नहीं, दूसरा लोन हमने ले लिया, तीसरा लोन हमने ले लिया, यानी कि लोन पे लोन लिए जा रहे हैं और पीछे वाला लोन हमारा पेबैक नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेब्ट ट्रैप में आ जाते हैं, इस तरीके से लोन के जाल में फंस जाते हैं कि गवर्नमेंट के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो इंप्लीकेशन आता है ये होता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट बोरिंग नहीं करना चाहे, गवर्नमेंट बोरो नहीं करना चाहे, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा सोर्सेस क्या बचता है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने का? वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? आप याद करो, मनी एंड बैंकिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने आपको पढ़ाया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली वो होता है कि गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है और बोलती है नए नोट छाप दो, तो आरबीआई भी बोलता है कि भाई ठीक है मैं नए नोट छाप देता हूँ, मुझे कुछ सिक्योरिटी या कुछ गोल्ड दे दो। अब अगर यहाँ पे बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करें तो प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जो नए नोट छाप दिए जाते हैं, तो अगर आरबीआई ने नए नोट छाप दिए तो वो पैसा इकोनॉमी में ही सर्कुलेट करेगा। अब इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा, और जब लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो जाएगा। तो उस केस में बेसिकली इन्फ्लेशन काफी महंगाई बढ़ जाएगी। और तीसरा हमारे पास इंप्लीकेशन आता है फॉरेन डिपेंडेंस। अब आपको पता ही है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं, तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए दूसरे कंट्री पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंस हो जाएंगे। हम लोग दूसरे कंट्री पर डिपेंड हो जाएंगे कि भाई दूसरे कंट्री वाले हमको लोन देंगे तो मेरा खर्चा चलेगा, तो फॉरेन डिपेंडेंसी मिलता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट्स को बेसिकली इस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, बोरविंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग? तो यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग तो हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि एक तो हम खुद डेब्ट ट्रैप में, और दूसरा अगर महंगाई भी बढ़ जाए तो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रीफर करती है बोरो को, यानी इस डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है, तो बोरो करके ही ये फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करती है। तो ये था फिस्कल डेफिसिट। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट। देखो प्राइमरी डेफिसिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पे आप 100% अपना कंसंट्रेशन रखना। प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है?
इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। यानी ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फिस्कल डेफिसिट लेना है ये करंट ईयर का लेना है और इंटरेस्ट जो लेना है ये प्रीवियस ईयर का लेना है। अब यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो करा है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट जो आता है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोरो करा, तो क्या मैं बोरोइंग को फिस्कल डेफिसिट के इक्विवेलेंट रख सकता हूँ, यानी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो इक्विवेलेंट होता है बोरोइंग का, कि जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट है उतना ही हमारा बोरोइंग होता है। ये हमने अभी आगे पढ़ना है, जब आप नोमिकल बनाओगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा कि फिस्कल डेफिसिट को इक्विवेलेंट रखा जाता है टोटल बोरोइंग्स के। अब यहाँ पे सपोज कि जो मेरा फिस्कल डेफिसिट था वो 100 करोड़ का था, फिस्कल डेफिसिट मेरा 100 करोड़ का था और जो हमने इंटरेस्ट पेड करना था प्रीवियस ईयर का वो 60 करोड़ पे करना था। तो यहाँ पे 100 माइनस 60 जो मेरा प्राइमरी डेफिसिट आएगा वो कितना आएगा, 40 करोड़ का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बेसिकली यहाँ पे जो भी हमने बोरो करा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को इक्विवेलेंट रखा हमने बोरोइंग का, तो जो भी हमने बोरो करा 100 करोड़ उसमें से 60 करोड़ तो हमने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो 60 करोड़ इंटरेस्ट से अलग हट करके जो अदर एक्सपेंसेस पे उस बोरो का पैसा खर्च किया जा रहा है वो कितना खर्च किया जा रहा है, 40 करोड़। यानी कि इंटरेस्ट से अलग हट करके जो अदर एक्सपेंसेस पे हमने पैसा खर्चा करा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट। यानी ये क्या इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट से अलग हट करके गवर्नमेंट ने जो बोरो करा है उसका कितना पैसा किसी अदर एक्सपेंसेस पे खर्च हुआ है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट हो गया। अब यहाँ पे सपोज कि ये जो हमने फिस्कल डेफिसिट है ये 100 करोड़ ही है, बट जो हमारा इंटरेस्ट है वो 90 करोड़ है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा, 10 करोड़ रुपीज का। यानी जैसे ही हमने इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, घट गया। इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब कि जो 100 करोड़ का हमने बोरो करा है उसमें से 90 करोड़ तो हमने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो फिर अदर एक्सपेंसेस पे कितना खर्चा करना है, 10 करोड़। यही हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। अब सपोज कि अगर हमने 100 करोड़ का टोटल फिस्कल डेफिसिट है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 100 करोड़ है, तो यहां पे मेरा प्राइमरी डेफिसिट क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने बोरो करा है, गवर्नमेंट ने जो भी बोरो करा है वो टोटल पैसा जो है वो इंटरेस्ट पे ही खर्चा होगा। तो ए लो और 0 प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द इंटरेस्ट हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। यानी एक लो और 0 प्राइमरी डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा बोरो करा है वो सारा पैसा इंटरेस्ट के कारण ही बोरो करा है, ड्यू टू इंटरेस्ट ही बोरो करा है। देखो 100 करोड़ गवर्नमेंट ने बोरो करा और इंटरेस्ट भी हमारा 100 करोड़ था। यानी यहाँ पे बेसिकली जो भी बोरो हुआ है गवर्नमेंट का वो ड्यू टू इंटरेस्ट ही बोरो हुआ है, इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए बोरो हुआ है। तो ये है बेसिकली हमारा प्राइमरी डेफिसिट। आई होप कि गवर्नमेंट बजट के तीनों डेफिसिट, यानी कि जो बजटरी डेफिसिट हमने पढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एज वेल एज प्राइमरी डेफिसिट, ये क्लियर है। तो इसके साथ ही हमारा ये गवर्नमेंट बजट चैप्टर ओवर हो गया। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से इसका नोट्स बना रहे हैं और प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो जाता है आज के टॉपिक में, आप कॉमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। अब इसके बाद इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस 2 चैप्टर्स और, सॉरी 1 चैप्टर्स और बचा हुआ है और वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सॉरी 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं कल के वीडियो में पूरा करूंगा और उसके बाद मैं परसों करूंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो और किसी भी तरह कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। थैंक यू।